सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम जो राजस्थान कक्षा 10 की जो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति बुक है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आज अपने ये नेक्स्ट वीडियो अपने करने जा रहे हैं, जिसमें अपने जयपुर के जो उत्तराधिकार संघर्ष है इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने पीछे जो क्लासें अपने अपलोड की है इस बुक से वो नहीं देखी हैं तो वो चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और कल हमने जो क्लास की थी उसमें अपने हुड्डा सम्मेलन के बारे में टॉपिक है वो ख़त्म किया था कि आखिर में हुड्डा सम्मेलन है वो असफल प्रयास साबित हुआ था। मराठों के विरुद्ध जो शासक राजस्थान के इकट्ठे होना चाहते थे वो ऐसा नहीं हो पाया। तो साथियों, आज हम यहाँ पर जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष इस टॉपिक से इस वीडियो की शुरुआत है वो करने जा रहे हैं। खास करके वो साथी जिनका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम अभी रद्द हुआ है और जिनका जूनियर अकाउंटेंट का होगा और सूचना सहायक का एग्ज़ाम भी होना है, तो वो साथी इन क्लासों को अवश्य देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें ये रहने वाली हैं। इस बुक से हूबहू क्वेश्चन है वो पुराने पेपरों में पूछे गए हैं और जैसे ही पुराने पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन या कोई तथ्य सामने आता है तो मैं आपको यहाँ पर वो बता रहा हूँ। साथ ही आप उन तथ्यों को नोट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपनी इस क्लास की। तो साथियों, जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष की यदि बात करें तो 1708 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी बाई से विवाह किया था। किसने? सवाई जय सिंह ने। विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात है वो कही गई थी। यानी एक समझौता हुआ था कि जो इसकी जो चंद्रकुंवरी बाई से विवाह किया था इसके पुत्र को ही अगला शासक है वो जयपुर का बनाया जाएगा, चाहे उसकी उम्र कितनी भी छोटी क्यों न हो। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जयसिंह की खिची रानी सूरज कुंवर से एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ और 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर से एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हुआ। अतः जयसिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष है वो निश्चित हो गया। यानी इनकी दोनों रानियों से पुत्र है वो प्राप्त हुए तो उनके बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष की स्थिति है वो बन गई थी। सितंबर 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह 1708 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा कर रहा था। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह कलह आरंभ हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए। माधो सिंह और मल्हारराव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई। इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। किससे? ईश्वरी सिंह ने किससे सहायता प्राप्त की उत्तराधिकार संघर्ष में? तो राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त की। ये इस तथ्य को आप नोट कर लें। फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हारराव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हारराव ने अपने पुत्र खांडेराव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने के लिए भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ। राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह है वो विजयी रहे। तो ये आखिरी लाइनें देखें आप गौर करके, दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये दोनों ही लाइनें काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा गया है कि जो राजमहल का युद्ध है वो कब हुआ? तो 1747 में हुआ और तारीख पूछे तो 1 मार्च 1747 को हुआ था। और इस उत्तराधिकार युद्ध में किसको विजय प्राप्त हुई थी? तो ईश्वरी सिंह को विजय है वो प्राप्त हुई थी। इस तथ्य को आप याद रखें। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह जो कि मेवाड़ के शासक थे की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई।
6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय है वो दिया गया था उनके द्वारा। उसे माधो सिंह को 4 परगने देने, उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वादा करने को भी विवश होना पड़ा था। इसके बाद में देखिए साथियों, बगरू के युद्ध जो कि अगस्त 1748 में हुआ था। बगरू का युद्ध कब हुआ? अगस्त 1748 में। बगरू के युद्ध के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला। होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ। यानी उन्होंने उसको भेजा था और वो 2 लाख रुपए के साथ है वो उसने बात नहीं मानी, तो ईश्वरी सिंह को भयभीत होना ही था, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास है वो रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने आप को आज़ाद कर लिया। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलवाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया। माधो सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 ईस्वी को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार है वो बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। इसके बाद में अपने साथियों नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट पर पहुंच चुके हैं, जो है तुंगा का युद्ध। तो तुंगा के युद्ध के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, जयपुर राज्य और मराठों के मध्य चौथ को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूट मार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। साथियों, जैसे ही महत्वपूर्ण लाइन आएगी उस लाइन को अपने हम गौर से पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो लाइन आप नोट भी कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण लाइनें नहीं हैं उन पर अपने ज़्यादा समय है वो खराब नहीं कर रहे हैं। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर व करौली के शासकों ने इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महादजी का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया था। अतः 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों, जिनमें कौन थे मराठों की तरफ से महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। तो आपसे साथियों ये तारीख पूछी जा सकती है कि तुंगा का युद्ध है वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ था। और किन के बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है मराठा शासक महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध हुआ था। भयंकर रक्तपात के बाद भी यह युद्ध अनिर्णायक रहा था, यानी कोई भी हार और जीत किसी की नहीं हुई थी। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसे मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक और प्रयास किया। उसने जोधपुर की सहायता 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके सामने, जो पाटन का युद्ध है इसकी तारीख आप याद रखें। आजकल के जो एग्ज़ाम हैं उनमें युद्धों की तारीख के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध है वो हुआ था। किसके बीच में? मराठों और राजपूतों के मध्य। अब साथियों अपने पढ़ने जा रहे हैं कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित तथ्य। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफ़ी बार पुराने पेपरों में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। कृष्णा कुमारी विवाद ये राजस्थान के इतिहास में एक प्रचलित या फेमस विवाद आप बोल सकते हैं। तो देखिए साथियों, इसमें मेवाड़ की राजकुमारी कौन थी? कृष्णा कुमारी।
से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इन दोनों शासकों को आप याद रखें, पुराने पेपरों में पूछा गया है कि कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर के किन दो राज्यों के बीच में युद्ध हुआ। तो जोधपुर और ये एक है जयपुर के शासक, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और यदि शासकों के नाम पूछे तो जयपुर के शासक थे जगत सिंह और जोधपुर के शासक थे मान सिंह, इनके बीच में युद्ध हुआ था। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, और ये भी आप याद रखें, कृष्णा कुमारी किनकी पुत्री थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और विवाद किनके बीच में हुआ था? जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के बीच या शासकों के बीच। जयपुर के शासक थे जगत सिंह और जोधपुर के शासक थे मान सिंह, इनके बीच विवाद हुआ था, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई थी। यानी जो कृष्णा कुमारी विवाद है, इसमें कृष्णा कुमारी की शुरुआत में जो सगाई है वो मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय की गई थी, किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ कर दिया। यानी भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो ये स्वाभाविक था कि जो कृष्णा कुमारी के पिता हैं उन्होंने कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता है वो जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक कौन? मान सिंह, जिनके साथ इस जयपुर के शासक का विवाद हुआ था। तो मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों व अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। मारवाड़ के शासक मान सिंह का अपक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। तो अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी विवाद में किसका पक्ष लिया? मान सिंह का पक्ष लिया। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा। उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अंत में 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी के जीवन की समाप्ति के साथ ही इस विवाद का पटाक्षेप है वो हो गया था। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय था। कौन सा? कृष्णा कुमारी विवाद का और कृष्णा कुमारी का देहांत। इसके बाद में साथियों अपने अब पहुंच चुके हैं जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। इसके बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई थी और वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह, तो याद रखें आप, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह हैं। ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है कि निम्न में से जोधपुर के महाराजा कौन है या फिर निम्न में से जोधपुर के शासक नहीं है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन में नाम दे करके एक कोई अलग राज्य का शासक दे दिया जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभय सिंह है वो जोधपुर के शासक थे, आप याद रखें। भाई भगत सिंह ये भी जोधपुर से थे। अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक है वो बनना चाहता था। कौन? भाई भगत सिंह। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। किसकी मृत्यु के बाद? अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन था? राम सिंह, ये जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 ईस्वी में भगत सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उससे जोधपुर की गद्दी हथिया ली। यानी ये राम सिंह है वो अभय सिंह के भाई थे और इन्होंने अपने भाई की मृत्यु के बाद में जब भतीजा है वो गद्दी पर बैठा तो इन्होंने राम सिंह ने इस भतीजे राम सिंह को हरा करके जोधपुर की गद्दी है वो प्राप्त कर ली थी। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त कर मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में जब भगत सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। कब? 1752 में। कि आपसे पूछा जा सकता है कि भगत सिंह ने अजमेर पर अधिकार कब किया? तो 1752 आप याद रखें। इसके बाद में देखिए साथियों, जो अजमेर पर अधिकार करने के बाद तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार है वो करना चाहते थे। तो उनसे पहले भगत सिंह ने कर लिया था, इसलिए मराठे है वो एक तरह से नाराज हो गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 21 सितंबर 1752 को भगत सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह है वो जोधपुर की गद्दी पर बैठा। यानी भगत सिंह के बाद में विजय सिंह, ये जोधपुर के शासक थे, ये गद्दी पर बैठे
उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठाने के लिए जयपा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। किसने? विजय सिंह ने। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में नहीं था, अतः उनसे संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 में इनके बीच में संधि हुई थी। इनके बीच विजय सिंह और मराठों के बीच में। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी कि अजमेर और गढ़बिठली, जो कि तारागढ़ बूंदी में स्थित है, मराठों के अधिकार में ही रहेंगे। जालोर सहित ये साथियों यहाँ पर अजमेर और गढ़बिठली दुर्ग, ये तारागढ़, ये अजमेर में ही हैं दोनों। बूंदी मैंने गलती से बोल दिया। जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोठ, सोजत, परबतसर और केकड़ी, ये 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया। मैं आपको बता दूं कि तारागढ़ के नाम से 2 दुर्ग हैं, तो एक अजमेर में है और एक बूंदी में स्थित है। जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। ये जो अपने शर्तें पढ़ रहे हैं, इस संधि की ये शर्तें हैं। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्यवाही के लिए स्वतंत्र था। तो ये 6 शर्तें थी इस संधि के लिए। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर, कौन से? बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से 2 ऐसे राज्य थे जो कि मराठों की लूटपाट से बचे रहे। तो आप याद रखें, बीकानेर और जैसलमेर, ये 2 ही राज्य मराठों से लूटपाट के मामले में बचे थे। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। किन्होंने? पिंडारियों ने। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी। तो साथियों, ये पहला अध्याय काफ़ी बड़ा अध्याय था और राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय से लगभग राजस्थान की हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग इस अध्याय से पुटअप हो जाते हैं। तो इस अध्याय को अपने पढ़ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको अपने एक वीडियो में एक साथ सभी अध्यायों के पीछे जो क्वेश्चन है उनको अपने बहुत जल्द है वो करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप अवश्य देखें और इस वीडियो को आप लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।